स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और आप जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, चेहरा को हमेशा जो है राइट मतलब सही ढंग से बना कर रखना है, ना कि चेहरे को जो है लटका कर रखना है। ठीक है। और हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसके अलावा बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, बीएसएससी और जितने भी 2024 में आने वाले ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जितने भी 2024 में एग्ज़ाम हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। आइए, और इस बार का हम लोग का थीम है इस बार दरोगा हमार, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो है हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़िए और चैप्टर वाइज से ही क्वेश्चन पूछता है। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपका दिमाग में जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। और जैसा कि टाइम 10 बजे था, लेकिन अभी जो है 12 बजे अपलोड किया जाता है। ठीक है। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट, जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है। ठीक है, जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। ठीक है, आप लोग खुद मेहनत पे विश्वास रखिए। ऐसा नहीं कि वो दे देगा तो हम पास हो जाएंगे, उस टीचर से पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। खुद से मेहनत करिए। ठीक है, जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। ठीक है, ज़्यादा जो है सेल्फ स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि टीचर 4 घंटा का वीडियो लेक्चर देता है, उसके बाद 4 घंटा खुद से पढ़िएगा तब तो होगा। ऐसे 4 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा। ठीक है। और बहुत सारे अभी मार्केट में पैसा के लिए भी बहुत सारा जो है टीचर ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री। जब ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री रहवे करता, ड्रोगा फैक्ट्री फलना फैक्ट्री रहता, तो खुद मतलब उन्हीं का रिजल्ट होता और बाकी अदर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं होता। ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज की क्लास। भूमि सुधार, मिट्टियाँ एवं कृषि। ठीक है, इससे पहले जो है भारत का परिचय, उसके बाद राज्यों का परिचय, उसके बाद तीसरा टॉपिक था वन क्षेत्र एवं पर्यावरण, और आज चौथा टॉपिक है भूमि सुधार और मिट्टियाँ एवं कृषि। ठीक है, और यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से मेहनत कीजिए तभी आपका जो रिजल्ट होगा, और इस टीचर उस टीचर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन देखिए कम टाइम में कौन अच्छा टॉपिक दे रहा है, चैप्टर वाइज हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये मायने नहीं रखता है 4 घंटा का लेक्चर देखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो सभी लोग जानते हैं इसका आंसर सी होगा, लेकिन सभी अकॉर्डिंग के अनुसार, जैसे देखिएगा BS चुड़ावंत के अनुसार भारत में जो है 58% कृषि पर आश्रित है, लेकिन यही समथिंग रहेगा, मतलब 58 से 65 के लगभग, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 62% देता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन 65% है, तो आंसर सी होगा। ठीक है। झूम क्या है? तो झूम एक कृषि है। ठीक है, झूम खेती आप लोग पढ़े होंगे। तो झूम क्या है? तो झूम कृषि का एक तरीका है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी चावल। चावल का जो उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, पहला चीन का है और भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? तो चावल की होती है। ठीक है, 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? तो ऑप्शन सी चावल। ठीक है। भारत में धान फसलें उगाई जाती है कुल कृषि भूमि के कितना प्रतिशत पर? तो 60% पर। ठीक है, भारत में धान फसलें उगाई जाती है कुल कृषि भूमि के कितना परसेंट पर? ऑप्शन बी 60% पर। ठीक है। निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए। तो कौन सा बेमेल है? मतलब 3 जो है एक जैसा है और कोई एक ऐसा जो है कि तीनों से अलग है। तो राई, ज्वार, बाजरा और धान। तो धान खरीफ फसल के रूप में आता है, बाकी ये तीनों
राई, ज्वार और बाजरा तीनों जो है एक ही अंतर्गत आता है। ठीक है, धान अलग है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है? तो धान की खेती जो है प्रतिरोपित बुआई, तो डायरेक्ट बीज छींट देने से नहीं होता है। बीज बुआई करने के बाद जो बीज उखाड़ा जाता है, उसके बाद फिर प्रतिरोपित बुआई किया जाता है, फिर दोबारा बुआई किया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे धान के बारे में, तो देखते होंगे पहले बीज को छींट दिया जाता है, फिर उसको उखाड़ कर प्रतिरोपित बुआई किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधे को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है? तो धान की खेती होती है। ठीक है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधे को पुनः रोपकर किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन बी, धान की खेती। ठीक है, और अब जो है धान की जो है धान की बीज को जो है बुआई किया जा रहा है। निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत के चावल कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम जो है, आप लोग सभी जानते हैं, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो ये चावल के लिए विख्यात है। ठीक है, ऑप्शन डी। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? तो भूमि सुधार का उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि, या ग्रामीण लोगों का क्रय शक्ति में वृद्धि, या आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी होगा। ठीक है, भूमि सुधार का उद्देश्य यह तीनों होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा है तो आप लोग बेसिक बुक चल रहा है, जैसा कि बेसिक बुक चलता है शाम को 6 से 7 ग्रुप डिस्कशन होता है, स्पीडी अध्ययन और स्पीडी विज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह, वहाँ भी आप लोग जुड़िए। और उससे पहले जो है 5 से 6 एक सेट लगाया जाता है, और बाकी 2 या 3 बजे करेंट अफेयर्स, और 11 से 12 के बीच ये हर रोज चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है, तो सभी देखिए, और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। ठीक है, और होमवर्क जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है, तथा चाणक्य नीति क्लासेस का सभी वीडियो एवं फोटो सभी अपलोड किया जाता है टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक है। हरित क्रांति की सफलता से संबंध कौन सा वैज्ञानिक है? तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ऑप्शन सी, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है? तो किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव? तो दलहन दाल की फसलें पर जो है सीमित प्रभाव, और सबसे अधिक प्रभाव किस पे है? तो गेहूं पे है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, सीमित प्रभाव दाल। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से जो है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले खुद से रोककर अपने मन में आंसर सोच लेना है, उसके बाद आंसर सुनना है। ठीक है, तभी जो है आपको पता चलेगा कि हमको कितना याद है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो चाय की खेती के लिए जो है पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, ढलानों पे किया जाता है। चाय की खेती जो है ढलानों भूमि क्षेत्र में किया जाता है, उसमें जो है पानी ऊपर से दिया जाता है और नीचे ऊपर होते हुए नीचे गिर जाता है। ठीक है, लेकिन जमाव कहीं नहीं होना चाहिए। तो चाय की खेती होगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए नहीं होगा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, झारखंड, तो या पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। तो ऑप्शन डी ज़्यादा जो है सटीक है, पश्चिम बंगाल में और असम और कर्नाटक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चाय की खेती या कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो ऑप्शन डी। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, तो व्यापारिक अनाज की कृषि। ठीक है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण किसका है? व्यापारिक अनाज कृषि की। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? तो तिल और मक्का जो है खरीफ फसल है, चना तो जो है रबी फसल है। तो ऑप्शन बी ई होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन है? तो खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल मूंग है। आप लोग जानते हैं मूंग में ज़्यादा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होता है।
मसूर और चना तो रबी फसल है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मूंग में जो है पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? तो सरसों की मिश्रित खेती गेहूं के साथ होती है। ठीक है, गेहूं जब बुआई किया जाता है तो उसके साथ जो है सरसों भी अ, सरसों को मिलाकर बुआई करते हैं। ठीक है, तो गेहूं के साथ जो है सरसों की मिश्रित खेती होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सा नहीं है? तो चना। चना जो है रबी फसल है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्न में कौन रबी की फसल नहीं है? तो ज्वार। ज्वार जो है रबी की फसल नहीं है। ठीक है, गेहूं, सरसों, मसूर ये सब रबी फसल है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो रबी खरीफ जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें कभी गलत मत कीजिएगा। तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। बाकी मूंगफली, मक्का, बाजरा ये सब जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण। तो भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण क्या है? तो रोपण कृषि का। ठीक है, भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण रोपण कृषि का। 26 देखिएगा, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश तो यूपी है। ठीक है, गन्ने की अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश तो यूपी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है? तो 12 माह में। ठीक है, जो है भारत में गन्ने कितने माह में परिपक्व होता है? तो ऑप्शन डी 12 माह। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो गन्ना। ठीक है, कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन है गन्ना। ठीक है, रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी है? तो कपास, सन और जूट। ऑप्शन सी होगा। रेशा फसलें कौन सी है? तो कपास, सन और जूट। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आप लोग सभी जानते हैं गुजरात। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन डी गुजरात। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है, ऑप्शन है कपास। ठीक है, पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल क्या है? कपास। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कौन सी फसल जो है कौन सी फसल मैदा में जल लवणता जिन्हें वाटर सैलिनिटी कहते हैं, कौन सा है? तो ऑप्शन है डेट पॉम। ठीक है, खजूर। ठीक है, जल लवणता में जो है कौन सी फसल सहनशील है? तो डेट पॉम जिसे खजूर कहते हैं। गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ठीक है, या नहीं, तंबाकू का अभी तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा शायद। या मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, या नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, या दुग्ध उत्पादक सबसे बड़ा है? तो दुग्ध उत्पादक में भी है, और ऑप्शन इसमें ए एंड डी, लेकिन वर्तमान आंकड़े के अनुसार या दूध में तो होगा लेकिन तंबाकू में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अभी वर्तमान अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला दो राज्य कौन है? तो तंबाकू उत्पादन करने वाला दो राज्य आंध्र प्रदेश तथा गुजरात। ठीक है, उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो तोरिया। ऑप्शन है तोरिया। दालचीनी पेड़ किस भाग से एकत्र की जाती है? तो छाल से। ठीक है, छाल की जो है भाग दालचीनी पेड़ एकत्र की जाती है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो सिंकोना वृक्ष की पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो मसूर। मसूर जो है दलहन से संबंधित है, काली मिर्च मसाले से संबंधित है, और सरसों जो है तिलहन से, और केसर सुगंध से। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, भारत में निम्न मानचित्र पर 4 छायादार भाग क्या प्रदर्शित करता है? भारत के मानचित्र में 4 छायादार भाग क्या प्रदर्शित करता है? तो उद्योग। ऑप्शन डी उद्योग। ठीक है, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? तो अजमेर की पुष्कर घाटी में। ऑप्शन सी। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर की पुष्कर घाटी में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? तो तुमकुर। ठीक है,
कर्नाटक में नारियल का पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? तो तुमकुर, ऑप्शन डी तुमकुर। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सभी लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है भारत का केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो ऑप्शन सी करील का, ठीक है। कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो ऑप्शन सी करील का। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफ़ी जो है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। 45 देखिएगा, निम्नलिखित में किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सबसे अधिक होती है? किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन ए कुर्ग में, ठीक है। कुर्ग में जो है कॉफ़ी की पैदावार सबसे अधिक होती है। भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? तो ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में जो है सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो केरल। अगर अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन सी केरल। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है? तो एराबिका, ठीक है। एराबिका किस्म की कॉफ़ी उत्पादन भारत में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश का सोयाबीन की खेती का प्रथम स्थान है क्योंकि वहाँ का काली मिट्टी के कारण, या व्यस्त जीवन में जलवायु के कारण, या सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? तो ऑप्शन है काली मिट्टी के कारण मध्य प्रदेश के सोयाबीन की खेती में प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है केरल में, ठीक है। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसे बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है? या सॉरी, कॉफ़ी, चाय, रबर, ठीक है। कॉफ़ी, चाय, रबर जो है ये बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है। मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्यों का मूल उत्पाद है? तो सभी लोग जानते हैं असम, ऑप्शन सी। मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्यों का मूल उत्पाद है? ऑप्शन सी असम। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गैर सहतूत, जिसे नॉन मलबरी कहते हैं, वह रेशम उत्पादित करता है, ठीक है। कौन सा राज्य गैर सहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ऑप्शन है उड़ीसा। उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है? तो भूमध्य सागरीय, ठीक है। उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है कौन सा है? भूमध्य सागरीय, ऑप्शन बी। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो केरल, ठीक है। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल। मसालों का बगीचा का उपनाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी केरल, ठीक है। मसालों का बगीचा केरल। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन सर्वाधिक उत्पादन जो है ऑप्शन डी केरल इसमें देना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ठीक है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन बी केरल होगा, इसमें आंध्र प्रदेश दिया हुआ, देख लेंगे। निम्नलिखित में किस वस्तु के निर्यात में से भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन होता है? तो आप लोग जानते हैं मसाले, ठीक है। किस वस्तु के निर्यात से भारत की सर्वाधिक जो है विदेशी मुद्रा अर्जन होता है? तो ऑप्शन डी मसाला। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, ठीक है। जूट कहाँ अधिक होता है? बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा एक कारण है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारणों में से सही नहीं है? सही नहीं है तो बोल रहा है समतल स्थलाकृति, या जलोढ़ मिट्टी, या जल की उपलब्धता, या पूंजी की उपलब्धता। ऑप्शन डी पूंजी की उपलब्धता होगा। इनमें कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? तो यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है, या जनवरी फरवरी में काटना तथा जून जुलाई में बुआई होता है, या जून जुलाई में बुआई होता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है, ठीक है। गेहूं फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, और मार्च में कटाई इसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 64, किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है?
तो इन चारों ऑप्शन में जो है किसकी बुआई एवं कटाई में सर्वाधिक अंतराल होता है? तो गन्ना। गन्ना जो है पूरे 12 माह लग जाता है भारत में, ठीक है, इसमें सर्वाधिक अंतराल होता है, ठीक है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो चाय की खेती। नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती। इनमें कौन सा सही नहीं है? गेहूँ रबी है, ठीक है, चना खरीफ है, ऑप्शन बी होगा, चना जो है रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन सा कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है यह कृषि विद्या इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिकी मित्र है? तो ऑप्शन है कार्बनिक खेती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। निम्नलिखित में किसकी खेती पौधों का प्रत्यारोपण से की जाती है? तो प्याज की खेती जो है पौधों का प्रत्यारोपण से की जाती है, ऑप्शन सी। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यूपी। अभी यूपी है, ऐसे प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो पंजाब हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक उत्पादक बोल रहा है तो यूपी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? तो तमिलनाडु जो है गेहूं की खेती नहीं करता है, ठीक है। कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं की खेती करता है? तो उपयुक्त में सभी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जो है गेहूं की खेती करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 का सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ब्लैक रस्ट, ठीक है, ब्लैक रस्ट किससे संबंधित है? तो गेहूं का रोग से संबंधित है ब्लैक रस्ट। स्टेम रॉट किससे संबंधित है? तो चावल से। स्टेम रॉट किससे? तो चावल से। और हाइट रस्ट किससे? तो सरसों से, ठीक है। वाइट रस्ट किससे? सरसों से। और अर्ली वाइट किससे? तो आलू से, ठीक है। ब्लैक रस्ट गेहूं से, स्टेम रॉट चावल से, और वाइट रस्ट सरसों से, और अर्ली वाइट जो है अर्ली वाइट आलू से, ठीक है, अर्ली वाइट आलू से। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो गुजरात, ठीक है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर सेब का सर्वाधिक उत्पादक। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो पंजाब में। पंजाब जो है बहुत सारा खाद खपत करता है, इसलिए सर्वाधिक जो है वहाँ गेहूं की उपज भी होती है प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उपज पंजाब की। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की काटने से। मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई से। अब बताइएगा, क्या मृदा क्षरण निम्नलिखित किसके द्वारा रोका जाता है? तो पेड़ पौधों को लगाकर, ठीक है, अच्छे पेड़ पौधों को लगाकर जो है मृदा क्षरण निम्नलिखित में रोका जा सकता है। किससे? तो पेड़ पौधे को लगाकर। मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में से सहायता करती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सभी लोग जानते हैं भारत में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, ठीक है। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उपयुक्त में सभी होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, ये तीनों राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो रेगड़ मृदा, ठीक है, रेगुर मृदा चाहिए कपास की खेती के लिए। काली मृदा भी कहते हैं रेगुर मृदा को, ध्यान रखिएगा। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो मध्य दक्षिणी क्षेत्र में जो है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सब जो है काली मिट्टी का क्षेत्र सीमित है, ठीक है। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। निम्न में से किस मिट्टी का सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी को, ठीक है, काली मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। तो जलोढ़ मृदा रासायनिक गुण धर्मों में समृद्ध होती है और रबी खरीफ फसल उगाने में सक्षम होती है। ठीक है, और काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, रबी की फसल जून में बोने के बाद शरद में काटी जाती है? नहीं, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 1 हुआ 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानते हैं? तो खादर। ठीक है, और पुरानी को बांगर। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो खादर, और पुरानी बांगर। ठीक है, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन। ठीक है, मिट्टी और पत्थरों के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है मृदा अपरदन। मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी है? तो ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, कपास का अग्रणी उत्पादक गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात। और इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख है? तो इसका आंसर इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो सेब किस क्रांति से आएगा? श्वेत तो होगा नहीं, गुलाबी तो झींगा, और हरित तो होगा लाल क्रांति, मीट। ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है तो इनफाइनाइट होगा। तो आज जितने भी जो है आज का टॉपिक में भूमि सुधार, मिट्टी एवं कृषि से जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सभी बता दिए। तो और सभी अपने अपने टाइम पर क्लास चल रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।